हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो आज टॉपिक है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, जो कि बहुत ही मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मेरे को लगता है कि पेरेंट्स में से 1% पेरेंट को भी अवेयरनेस नहीं है और इसकी इम्पॉर्टेंस का हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि एक्चुअल में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी में क्या क्या रोल प्ले करता है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का आज टॉपिक जो चूज़ किया गया है वो इसलिए चूज़ किया गया है, लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बच्चे में ना मेंटल एज गैप बहुत ज़्यादा है। बट अभी हमें ये पता है, बट हमें रीज़न ढूंढना है कि मेंटल एज गैप अगर मतलब बहुत ज़्यादा है, मेंटल एज और फिजिकल एज में गैप बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब रीजंस क्या है ना। सेकेंड थिंग इज़ कि पेरेंट्स बहुत कहते हैं कि मैम ऐसा कुछ बताओ कि बहुत जल्दी पता चले कि हमारे बच्चे में दिक्कत आने वाली है। जैसे अगर हम ऑटिज़म की बात करें, ADHD की बात करें, तो हमें यहाँ पे 3-3 साल तक रुकना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप स्कूल्स में डाल दो, शायद आपका बच्चा बोल पड़े, सोशलाइजेशन हो जाए। बट है ना, रेयर चांसेस हैं जहाँ 1-2% में कि बच्चा स्कूल में डाल के बच्चा रिकवर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी हम ये देखेंगे कि हमें 3 साल तक वेट ना करना पड़े डायग्नोसिस का। उससे पहले कैसे घर बैठे बैठे पेरेंट्स को पता चले कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है, चाहे वो डिले हो या वो ब्रेन की एक्टिविटी में कोई दिक्कत हो। तो उसके लिए आज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अच्छे से समझ में आ गए तो आपको खुद ही 6 मंथ्स के बीच के पीरियड में, है ना, 0 to 6 मंथ्स में ही आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को आगे जाके कोई दिक्कत आने वाली है। देखिए, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, अगर 2 चीज़ें हम इसमें समझेंगे। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बच्चे में आते हैं जब बच्चा पैदा होता है। कुछ रिफ्लेक्सेस जो जेस्टेशनल पीरियड में ही हैं, अब उनका इंटीग्रेट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि जब मैं छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसको फिंगर पकड़ाते हैं तो वो मुट्ठी बंद करता है। अगर ये मुट्ठी मतलब ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, इनका इंट्रोड्यूस होना और फिर वो चले जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कुछ पीरियड के लिए ये रिफ्लेक्सेस होते हैं और फिर वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और यहाँ से पता चलता है कि हमारा बच्चे का जो ब्रेन एक्टिविटी वो बढ़ रही है, उसका ब्रेन मैच्योर हो रहा है, स्ट्रक्चरल कोई वीकनेस नहीं है। एक्चुअली प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एक विंडो है जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को हमें पता चलता है उससे। अगर तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं ऑन टाइम, तो इट मीन्स कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अपने जो गिवन टाइम है उससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिले आएगा, बच्चे की अटेंशन में प्रॉब्लम आएगा, उसके विजुअल परसेप्शन स्किल्स उतने अच्छे से पॉलिश या डेवलप नहीं होंगे, उसकी हैंड राइटिंग नहीं आएगी, बच्चा ऑल द टाइम माउथिंग करेगा, उसका कोऑर्डिनेशन, बॉडी की कोऑर्डिनेशन नहीं आएगी। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पॉइंट को हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी पता कर सके कि मेरे बच्चे को फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी, अगर आ रही है तो उसकी जल्दी से जल्दी थेरेपी स्टार्ट हो सके। सो लेट्स वॉच डॉक्टर रजिता वीडियोस, ताकि हम इस टॉपिक को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। आज वो आपको पूरा इंट्रोडक्शन भी देंगी और नेक्स्ट वीडियोस में अगर कोई जो रिफ्लेक्स है वो रिटेन हो रहा है, मतलब बच्चे की बॉडी से नहीं गया है, तो उसको कैसे ठीक भी करना है, वो भी एक्सरसाइजेज वो आने वाली वीडियोस में बताएंगे। सो लेट्स वॉच डॉक्टर रजिता's वीडियो। So today we are back with our new topic, that is primitive reflexes. So primitive reflexes इस वीडियो के लिए हम लोग ने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं स्पेशल की चिल्ड्रन के जिनको नहीं पता कि रिफ्लेक्सेस कुछ होते हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कुछ होते हैं जिनके ना इंटीग्रेट होने की वजह से सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो फॉर अवेयरनेस एंड फॉर नॉलेज वी हैव chosen this topic, that is primitive reflexes. So before knowing that what are primitive reflexes, we would know कि reflexes होती क्या है। तो reflex is an involuntary action to a stimulus. Involuntary मतलब हमें नहीं पता है, वो बस हो जाता है involuntary, that is not in our control. Okay? जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और किसी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ टच हो गया, राइट, तो हम लोग तुरंत विड्रॉ कर देते। हम लोग ने यहाँ पे सोचा नहीं कि हमें विड्रॉ करना है या नहीं करना है, वो बस हो गया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। सो दैट इज रिफ्लेक्स। हमारा विड्रॉ करना जो है वो रिफ्लेक्स है। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस मतलब बाय बर्थ से होते हैं।
मतलब एम्ब्रियो में ही वो, जब एम्ब्रियो होता है, इन्फेंट मतलब जेस्टेशनल एज होता है, तब से ही वो रिफ्लेक्सेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उनको नाम दिया गया है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। सो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आते हैं, अपना काम करते हैं, उनका पीक होता है और फिर वो डिक्लाइन हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन्वर्टेड, अगर ग्राफ में देखा जाए प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का, तो इन्वर्टेड यू जैसा उनका ग्राफ होता है। मीन्स दे आर कमिंग, दे आर वर्किंग एट देयर पीक एंड दे आर डिसइंटीग्रेटिंग। सो primitive reflexes are very important for the development of brain. Okay, so there are types of primitive reflexes. Before knowing that, we would know कि what is the importance of primitive reflexes. Primitive reflexes हमारे बॉडी में क्यों होने चाहिए? तो primitive reflexes help in the development of brain. They with the movement, तो primitive reflexes से जो movements होती है, that movements make the neural pathways and which allows the different parts of brain to connect. मतलब वो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनाती है। ओके, न्यूरल पाथवेज बनाती है जिसके वजह से हमको मतलब ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा जो उसके बाद का जो अपना डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो जाता है। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस is important for that, for the development of brain right from the baby when it is in uterus. From that time the development of brain starts. मतलब primitive reflexes जब से start होते हैं तब से development of brain start हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, न्यूरल पाथवेज बनाते हैं ब्रेन में डिफरेंट कनेक्शंस बनाते हैं, जिसके वजह से ब्रेन के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होके हमें मतलब दूसरे मूवमेंट करना सिखाते हैं। ओके, तो जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट हो जाने के बाद हम लोग अच्छे मूवमेंट, मतलब उसके बाद के मूवमेंट्स सीखने लगते हैं। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अगर नहीं इंटीग्रेट हुए तो उसके वजह से हम लोग आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, राइट। तो अगर वो लोग इंटीग्रेट नहीं हुए तो आगे का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि न्यूरल पाथवेज नहीं बनेंगे ब्रेन में, तो वो आगे का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो इसके वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं। अभी नेक्स्ट हमें जानना क्या ज़रूरी है कि जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है वो ब्रेन स्टेम में से हम लोग को मिलती है, और जो हमारा थिंकिंग वो सब है वो कॉर्टेक्स, ये जो पार्ट है हमारा, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। सो जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है वो ब्रेन स्टेम में से आती है, और जो कॉर्टेक्स का काम है वो थिंकिंग, लॉजिकल, रीजनिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। तो जब बच्चा इन्फेंसी में होते हैं, जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आते हैं तब वो ब्रेन स्टेम में से आते हैं, तब अपना कॉर्टेक्स इतना डेवलप नहीं होता है। तो जैसे जैसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एक एक इंटीग्रेट होते हैं, उनका मूवमेंट होता है, तो इन दोनों के बीच में जैसे मैंने बोला न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। ब्रेन कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम्स के बीच में डिफरेंट कनेक्शंस बनने लगते हैं, जिसके वजह से हमारा कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है और हम लोग थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। तब हम लोग सोचते हैं कि हमें ब्रश करना है या नहीं करना है, खाना है या नहीं खाना है, खाना है तो मेरे हाथ को मैं कैसे मूव करूं। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। तो अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अगर प्रेजेंट है, अपने टाइम पे इंटीग्रेट नहीं हुई, ओके, तो वो जो पाथवेज नहीं बनेंगे तो हम लोग का जो थिंकिंग है वो डिग्रेड हो जाएगा, तो हम लोग नहीं थिंक कर पाएंगे। ओके, तो उसके वजह से कई सारे बच्चों में क्लस्टर ऑफ अनइंटीग्रेटेड रिफ्लेक्सेस, मतलब इतने सारे रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होना रह जाते हैं, जिनके वजह से उनका पूरा डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। सो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द मैच्योरिटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि अगर कोई प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ तो हम लोग पता कर सकते हो कि इन तो न्यूरल पाथवे नहीं बना होगा, ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। अगर एक प्रिमिटिव, सपोज अगर पामर रिफ्लेक्स है वो इंटीग्रेट नहीं हुआ, राइट, फॉर एग्जाम्पल ले लो, तो क्या होगा,
उसके राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, उसका अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहेंगी अगर रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं हुए। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस? कितने टाइप्स के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है? सो द टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर पामर रिफ्लेक्स। पामर रिफ्लेक्स मतलब अगर बच्चे को हम लोग ऐसे यहाँ पे हाथ रखते हैं तो वो ऐसे कस के पकड़ लेता है, तो हम लोग खींचते हैं तो भी वो अपना हाथ नहीं आता है, राइट? तो दैट इज पामर। हमें क्या लगता है कि बच्चा हमारा हाथ पकड़ रहा है, ओके? तो तभी कनेक्शंस बनने लगती है, इमोशनल डेवलपमेंट होने लगता है, टैक्टाइल डेवलपमेंट होने लगता है। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ पामर रिफ्लेक्स। बच्चा ग्रास्प सीखता है पामर रिफ्लेक्स से। एंड नेक्स्ट रिफ्लेक्स इज प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स मीन्स अभी मैं रिफ्लेक्स आपको सब रिफ्लेक्स एक मॉडल पे आपको करके बताऊंगी, तब प्लांटर रिफ्लेक्स आपको बताऊंगी मैं। सकिंग रिफ्लेक्स, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सकिंग रिफ्लेक्स? सकिंग रिफ्लेक्स अगर बेबी में प्रेजेंट नहीं होगा तो बेबी सक नहीं कर पाएगा, राइट? तो सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप एट 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। जब बच्चा मतलब जब जेस्टेशन का 14th वीक होता है तब से ही सकिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। मतलब एट दैट टाइम, फ्रॉम दैट टाइम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन स्टार्ट्स, राइट? तो तब से डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट होते 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 धीरे धीरे कॉर्टेक्स तक आता है, तब थिंकिंग वो सब स्टार्ट होता है। तो 2 मंथ्स तक सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, उसके बाद वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो उसके बाद भी अगर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है सकिंग रिफ्लेक्स तो माउथिंग के प्रॉब्लम्स, ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि कौन से रिफ्लेक्स के ना इंटीग्रेट होने की वजह से कौन से क्या क्या सिम्टम्स है और उनके इंटीग्रेशन एक्सरसाइज क्या है। ये वीडियो में बस हम इतना जानेंगे कि उस रिफ्लेक्स को, वो रिफ्लेक्स क्या है और उसको कैसे देखना है, ओके? एंड देन रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स मतलब बच्चा अपने माँ की तरफ टर्न होता है दूध पीने के लिए। उसके उनके चीक पे जब हम लोग टच करते हैं तो वो ऐसे जैसे टच किया तो ऐसे वो मुंह फेर लेता है। तो माँ का मतलब मदर का ब्रेस्ट जब टच होता है उनके चीक पे, दे टर्न टू दैट साइड, सो दे हेल्प देम फॉर फीडिंग। सो दिस प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर यूज्ड फॉर द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। मतलब उनको ब्रीदिंग करना सिखाती है, उनको फीडिंग करना सिखाती है, उनका मूवमेंट सिखाती है, ये सब सिखाती है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। सो दैट्स वाई प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर मोर इम्पॉर्टेंट। अभी गैलेंट रिफ्लेक्स, स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स क्यों यूज़ होती है? तो बच्चा जब उनको यहाँ पे जब टच किया जाता है तो वो ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता है, मतलब माँ फीडिंग करने के लिए चला जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करने चला जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर जब बेबी बाहर आता है, जब बेबी डिलीवरी के टाइम पे बाहर आता है तो वो फ्लेक्स होके बाहर आता है, राइट? तो एट दैट टाइम ऑल्सो दिस स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स इज यूज्ड। सो ऐसे प्रिमिटिव, हर एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स का एक एक काम है। एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैव स्टीरियोटाइप्ड एक्शन। स्टीरियोटाइप मतलब क्या? जैसे एक ही मूवमेंट होगा, जैसे मोरो रिफ्लेक्स है तो उसका डेफिनेट मूवमेंट उसका ही होगा, वो मूवमेंट और कोई रिफ्लेक्स में हम लोग नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट इज मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स मतलब ऐसे बच्चा डर जाता है, हम ऐसे हैंड्स फ्लेक्स करके ये फिंगर्स ऐसे क्लेंच कर लेता है, सो दैट इज मोरो रिफ्लेक्स। तो फ्लाइट एंड फ्राइट कंडीशंस में मोरो रिफ्लेक्स यूज होता है, बच्चे को अपने आप को बचाने के लिए मोरो रिफ्लेक्स इज यूज्ड। वो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में आता है और इट डिसअपियर्स एट द 2 मंथ्स ऑफ एज, कभी कभी 6 मंथ्स ऑफ एज तक भी रह सकता है। नेक्स्ट इज स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स मतलब अगर फ्लैट सरफेस पे बेबी का अगर पैर ऐसे टच होगा तुरंत वो ऊपर कर लेगा। तो हम लोग जैसे ऐसे बेबी को टच करवाते तुरंत ऊपर करते हैं, हम लोग को कैसे क्या लगता है कि मतलब बेबी चलने को ट्राई कर रहा है, बट दैट एक्चुअली इज अ रिफ्लेक्स। वो रिफ्लेक्स 2 to 5 मंथ्स तक रहता है। तो उसके बाद ऐसा नहीं कि बच्चा चलेगा नहीं फ्यूचर में, इस रिफ्लेक्स से वो फिर से वो याद करेगा कि ये मूवमेंट को फिर से उनके ब्रेन में आएगी और उनको चलना सिखाती है। दिस रिफ्लेक्स यूज फॉर वॉकिंग। देन ATNR रिफ्लेक्स। ATNR रिफ्लेक्स के वजह से मसल टोन डेवलप होता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। ATNR रिफ्लेक्स की वजह से ग्रास्पिंग भी डेवलप होता है, अपना मिड लाइन में देखना भी डेवलप होता है, साइड स्पेस में देखना भी डेवलप होता है।
तो ATNR रिफ्लेक्स, जैसे मैंने हेड यहाँ ऐसे टर्न किया तो मेरा ये हाथ ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो मेरे हाथ, बच्चा जो ग्रास्प, जो बच्चे के हाथ में जो टॉय है उसको बच्चा देख पाएगा. ओके, so that is for coordination and for playing also this reflex is used, and this develops at the age of 35 weeks of the gestation and integrates at 3 months of age. And next is STNR reflex which is used for crawling. ये भी मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसे होता है STNR reflex, तो उसकी वजह से crawling में कैसे यूज हो सकता है. Okay, so these are the types of the primitive reflexes. Primitive reflexes तो इन सब की वजह से बच्चे मूवमेंट करना सीखते हैं, और ये सब मूवमेंट्स की वजह से उनका पोस्चरल रिफ्लेक्स डेवलप होता है, ताकि जब हम लोग गिरने जा रहे हैं तो हम लोग खुद को बैलेंस कर लेते हैं, राइट. तो दैट इज पोस्चरल रिफ्लेक्स. तो इन सब रिफ्लेक्स के इंटीग्रेट होने के बाद हमारा पोस्चरल रिफ्लेक्स डेवलप होता है. नाउ व्हाई डोंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस गेट इंटीग्रेटेड. तो ठीक है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स का इंटीग्रेट होना क्यों ज़रूरी है. ओके, वाई शुड द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस गेट इंटीग्रेटेड. सो अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं हुई, तो जैसे मैंने पहले बोला कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अगर इंटीग्रेट नहीं हुई तो ब्रेन का डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, राइट, क्योंकि न्यूरल पाथवेज नहीं बनेंगे. ओके, तो न्यूरल पाथवेज नहीं बनेंगे तो कनेक्शंस नहीं बनेगा तो ब्रेन का आगे का डेवलपमेंट रुक जाएगा. तो इसलिए प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कई केसेस में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का इंटीग्रेशन रुक जाता है. सो व्हाट आर द कॉजेज दैट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस डोंट गेट इंटीग्रेटेड. सो स्ट्रेस कैन बी द कॉज. स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है मदर को, या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, उनके वजह से कोई स्ट्रेस हुआ मदर को, तो दैट कैन बी द रीज़न. आई एम नॉट सेइंग दैट इज ओनली द रीज़न, दैट कैन बी द रीज़न, दैट कुड बी द रीज़न फॉर द अनइंटीग्रेटेड रिफ्लेक्सेस. सी सेक्शन ऑफ द बेबी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सी सेक्शन का बेबी में कोई ना कोई रिफ्लेक्स अनइंटीग्रेटेड रह जाएगा, ऐसा नहीं है. लेकिन सी सेक्शन के बेबीज़ में ऐसे पॉसिबल है कि कोई रिफ्लेक्सेस अनइंटीग्रेटेड रह जाए. बर्थ ट्रॉमा, मतलब बर्थ के टाइम पे अगर ट्रॉमा हो गया, उसको कुछ लग गया, तो उस टाइम पे भी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अनइंटीग्रेटेड होने के चांसेस रहते हैं. और नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड लेबर, मतलब अगर फोर्सेप्स डिलीवरी हो गया, उसको डिलीवर करने के लिए कुछ हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, उनकी वजह से ब्रेन कंस्ट्रिक्ट हो जाता है कई केसेस में. सो इन दैट केसेस रिफ्लेक्सेस कैन बी देयर, मतलब अनइंटीग्रेटेड होने के चांसेस होते हैं. अभी लैक ऑफ प्रॉपर मूवमेंट इन इन्फेंसी, मतलब अगर टमी टाइम कम मिला हो बेबी को, अपने टमी पे लाई नहीं किया बेबी ने, सफिशिएंट मूवमेंट्स नहीं मिले बेबी को, तो उसके वजह से भी रिफ्लेक्स अनइंटीग्रेट हो सकते हैं. मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिफ्लेक्सेस. ओके, रिफ्लेक्स इंटीग्रेट भी मूवमेंट्स की वजह से ही होते हैं. डिफरेंट मूवमेंट्स करेंगे तभी तो धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होगा और रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होंगे और न्यूरल पाथवेज बनेंगे, राइट. सो अगर बेबी ऐसे ही पड़ा हुआ है तो कैसे उसका डेवलपमेंट होगा. सो दैट कैन बी द रीजन फॉर द अनइंटीग्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस. बीइंग लेफ्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द बेबी वॉकर्स, तो कोई मदर्स क्या करती है कि उनको काम होता है, राइट, वो हाउसवाइफ्स होती है, उनको कुछ काम होता है, तो बेबी को वॉकर में छोड़ के वो अपना काम करने लग जाती है. सो वॉकर में वो लोग इतना मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट, तो उनके वजह से भी मूवमेंट उनका रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उनके वजह से भी रिफ्लेक्सेस अनइंटीग्रेटेड रह जाते हैं. तो वी सजेस्ट दैट यू शुड नॉट यूज वॉकर्स. आई मीन लॉन्ग पीरियड तक बेबी को वॉकर में नहीं रखना चाहिए. लेफ्ट इन द फ्रंट ऑफ टीवी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और मोबाइल या टीवी चालू करके छोड़ देते हैं बेबी को, तो बेबी तो सिर्फ देख रहा है, उनका मूवमेंट कहाँ है, बेबी का मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, राइट. तो उनके वजह से भी रिफ्लेक्सेस अनइंटीग्रेटेड रह सकते. एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स कैन बी द रीज़न, मतलब अगर कोई पोल्यूटेड एरिया में है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं, उनके इन्हेलेशन की वजह से भी अपना ब्रेन का जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है और रिफ्लेक्सेस कैन बी लेफ्ट अनइंटीग्रेटेड.
दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. ओके, अब मैं आपको रिफ्लेक्सेस एक एक करके बताऊंगी. नाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल द रिफ्लेक्सेस ऑन दिस गर्ल. हर नेम इज स्पर्शी. सो फर्स्ट विल नो अबाउट पामर रिफ्लेक्स. सो जैसे हम लोग इन्फेंसी में बच्चे को ऐसे हाथ देते हैं तो वो लोग कस के ऐसे पकड़ लेते हैं. हम लोग कितना भी खींचेंगे तो हमारा हाथ आता नहीं है, राइट. सो दिस इज़ पामर रिफ्लेक्स. सो पामर रिफ्लेक्स बाय बर्थ से प्रेजेंट होते हैं और 4 to 6 मंथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं. तो इसके बाद भी अगर पामर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो उनके ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होगा, लर्निंग में प्रॉब्लम होगा, अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. सो दीज ऑल विल बी द problem. Know about plantar grasp reflex. This reflex comes from birth and stays up to 1 to 2 months of age and then it integrates. So in this reflex अगर हम लोग बच्चे के पैर पे आउटर सरफेस जो है सोल का आउटर सरफेस पे ऐसे अगर हम लोग ने स्ट्रोक किया तो ऐसे बच्चे के ये जो है एक्सटेंशन होगा और ये सब अनविंड होंगे ऐसे. सो अगर ये रिफ्लेक्स उसके बाद भी प्रेजेंट है सो मीन्स देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन ऑफ द ब्रेन. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है. तो ये ओल्डर एज में भी कभी कभी रीइंटीग्रेट होते मतलब प्रेजेंट हो जाते हैं. तो तब हमें पता चलता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है. दिस कैन अकर इन डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज़ में ये सब देखने को मिलता है. सकिंग रिफ्लेक्स. Sucking reflex comes at the 14 weeks of gestation and it stays up to 2 months of age. तो सकिंग रिफ्लेक्स की वजह से बच्चे को फीडिंग में हेल्प होता है. उनको कैसे सक करना है अगर वो नहीं पता होगा तो वो बच्चे दूध नहीं पी पाते. तो फीडिंग इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं इस सकिंग रिफ्लेक्स के ना आने की वजह से. तो सकिंग रिफ्लेक्स मतलब जैसे ही हम लोग बच्चे के मुंह में निप्पल रखते हैं या हमारा फिंगर भी रखते हैं तो वो लोग ऐसे चूसना शुरू कर देते, सक करना शुरू कर देते. तो दिस इज सकिंग रिफ्लेक्स. इट स्टेज अप टू 2 months ऑफ एज. तो इसके बाद अगर वो इंटीग्रेट नहीं होगा तो उसकी वजह से उसको माउथिंग के प्रॉब्लम्स बहुत आने लगेंगे और वो अपना फिंगर सक करता रहेगा. तो दीज विल ऑल बी द प्रॉब्लम्स. इन डिटेल विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. नाउ नेक्स्ट इज रूटिंग रिफ्लेक्स. रूटिंग रिफ्लेक्स comes at the 32nd week of gestation and it stays up to 4 months of age. ओके. सो रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है जैसे यहाँ पे अगर मम्मी का ब्रेस्ट या तो फिंगर टच होता है तो बच्चा ऐसे मुंह उस तरफ टर्न कर लेता है. सो दिस हेल्प टू फाइंड द ब्रेस्ट वेयर मिल्क इज़ प्रेजेंट, राइट. तो उनको फीडिंग में ये रिफ्लेक्स हेल्प करता है. तो जैसे मैंने कहा पहले कि हर एक रिफ्लेक्स का एक काम होता है, वो अपना काम करके अपने पीक पे आके फिर वो इंटीग्रेट हो जाते हैं. Now spinal gallant reflex, it comes from birth and integrates at 4 to 6 months of age. तो इस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हम लोग बच्चे के अगर स्पाइन पे टच करते हैं तो वो लोग पूरा ऐसे फ्लेक्शन में हो जाता है उनका बॉडी. सो दिस मूवमेंट्स हेल्प्स इन क्रॉलिंग एंड वॉकिंग. सो दिस रिफ्लेक्स इज यूज्ड फॉर क्रॉलिंग एंड वॉकिंग. जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रोक किया बच्चे के तो ये पूरा ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा. ये छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है, राइट. 4 to 6 months के बाद ये इंटीग्रेट हो जाता है. तो अगर ये इंटीग्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, वो बच्चा ऐसे टच करते ही वो ऐसे होने लगेगा. तो उसमें अटेंशन प्रॉब्लम्स होगी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होगी, वो साइकिलिंग नहीं कर पाएगा, राइडिंग नहीं कर पाएगा, वॉकिंग नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं होगा. सो ऐसे हर एक रिफ्लेक्सेस के सिम्टम्स है. ओके, रिफ्लेक्स बताओ बेटा. हाँ, तो जब बच्चा डर जाता है तो पूरा ऐसे हो जाता है, राइट. So Moro reflex comes when in the 28th week of gestation and it stays up to 4 months और कोई केसेस में 6 months तक भी रहता है. तो मोरो रिफ्लेक्स बाहर आते ही बच्चा डर जाता है, राइट. वो प्रोटेक्टेड वूम में रहता है, कुशन में रहता है. उसके बाद वो दूसरे एनवायरनमेंट में आता है तो तब क्या होता है कि वो दूसरे एनवायरनमेंट में आके डर जाता है. तो ऐसे करके वो तब उसका ब्रीथिंग स्टार्ट होता है. तो मोरो रिफ्लेक्स इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट ब्रीथिंग ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो and after that in fight and flight conditions this moro reflex is used. स्टेपिंग रिफ्लेक्स के बारे में जानेंगे. तो स्टेपिंग रिफ्लेक्स बर्थ से लेके 2 to 5 months तक प्रेजेंट होती है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा चलने को ट्राई कर रहा है, राइट. हम पैर टच करते हैं नीचे तो पैर अपना उठाता है, लाइक वॉकिंग पोजिशन जैसा आता है. तो जैसे मैं इसका पैर फ्लैट सरफेस पे टच करूँगी तो वो डायरेक्ट उठा लेगी. तो ये 2 to 5 months तक प्रेजेंट होता है. तो दिस इज स्टेपिंग रिफ्लेक्स and it is used for walking. अब ATNR मतलब asymmetric tonic neck reflex.
अभी एसिमेट्रिक ATNR रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब बच्चे का हेड हम लोग इस साइड पे टर्न करेंगे तो उनका ये हाथ स्ट्रेट हो जाता है, ये फ्लेक्स हो जाता है और वो पैर फ्लेक्स हो जाता है। तो ये मसल टोन डेवलप करने में, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में और उनका अटेंशन डेवलप करने में, क्योंकि ये हाथ में जो रेटल है उसको वो देखना स्टार्ट करेगा, राइट। ये हाथ में अगर हम लोग ने इसको ये दे दिया तो बेबी लुक्स एट इट। सो ये लुकिंग के लिए ये रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है एंड इट इंटीग्रेट्स एट 3 months ऑफ एज। अभी STNR रिफ्लेक्स मतलब सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या ये बर्थ से लेके 6 to 9 months तक प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग हेड को अगर फ्लेक्स करेंगे तो दोनों हाथ फ्लेक्स हो जाएंगे और दोनों पैर एक्सटेंड हो जाते हैं। अगर हेड को एक्सटेंड करेंगे तो दोनों हाथ एक्सटेंड होती है और दोनों लेग्स फ्लेक्स होती है। तो ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी मूवमेंट को इंडिविजुअली कैसे यूज़ करना है वो ये रिफ्लेक्स से बच्चा सीखता है। तो हर एक रिफ्लेक्स का ऐसा कुछ ना कुछ काम कंपलसरी होता ही है। Now we'll know about TLR reflex, means tonic labyrinthine reflex. This reflex is present from birth and it integrates at the age of 2 to 4 months of age. तो इस रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे बेबी के हेड को हम लोग स्पाइन के लेवल से थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो बेबी का पूरा फ्लेक्शन पोर्शन में चला जाएगा, मतलब वो अपने हेड को बैलेंस करना सीखता है। दिस इज़ फॉरवर्ड, इसमें 2 टाइप्स है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो बेबी ट्राइज टू बैलेंस देयर नेक और ग्रेविटी से कैसे उनको रिएक्ट करना है वो भी इस रिफ्लेक्स से वो सीखते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको नेक बैलेंस नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, उनको ग्रेविटी के साथ कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपने बॉडी को कंट्रोल करना है, दैट दे विल नॉट लर्न। अभी टोनिक हम लोग ने TLR फॉरवर्ड में देखा, अभी बैकवर्ड में तो हेड को हम लोग स्पाइन के लेवल से ऐसे उठाएंगे तो पूरा बॉडी एक्सटेंड हो जाएगा। हेड एक्सटेंड हो रहा है तो बॉडी भी एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पे वो ग्रेविटी से कैसे कंट्रोल करना है वो सीख रहा है, बैलेंस सीख रहा है। सो जैसे मैंने कहा तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रेविटी, नेक बैलेंस, हेड बैलेंस एंड मसल टोन डेवलपमेंट। जैसे हम लोग ने देखा अभी सारे रिफ्लेक्सेस बचपन में मतलब इन्फेंसी में कैसे होती है, इनका टेस्टिंग प्रोसीजर मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाता है और इंटीग्रेट नहीं होता है तो इनका टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो अलग होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो में जस्ट मैंने बताया कि ये रिफ्लेक्सेस कैसे हो सकते हैं ताकि आप अपने बेबी में भी ये रिफ्लेक्सेस चेक कर पाए और आपको पता चले कि ये रिटेन है रिफ्लेक्सेस या इंटीग्रेट हो चुके हैं। सो फॉर दैट इंफॉर्मेशन आई शोड दिस रिफ्लेक्सेस ऑन अ मॉडल, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इनका टेस्टिंग प्रोसेस जानेंगे और ये अगर रिफ्लेक्सेस रह गए तो उनके हर एक रिफ्लेक्स रह जाने के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो क्या सिम्टम्स है वो जानेंगे और उनको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आपको पता चलेगा कि ये सिम्टम्स है तो शायद ये रिफ्लेक्स हो सकता है बेबी में, राइट। सो यू विल बी अवेयर ऑफ द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एंड यू कैन आस्क योर डॉक्टर दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड प्लीज डू द solution for that, okay. So if you have any query regarding this video and regarding the primitive reflexes, their integration, you have any query, please email me, I will respond to you. थैंक यू सो मच पेरेंट्स, होपफुली आप इस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट करोगे और मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसको पता ही नहीं है लोगों को, है ना, और ना ही आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एक्चुअल में है क्या और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वीडियो इतना शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों का डायग्नोसिस हो सके और उसी तरीके से ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो सके। एक और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी, जो वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मोस्टली क्वेरीज वहीं से आ रही हैं, आप प्लीज़ चैनल को शेयर कर रहे हैं, एक एक वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या क्या वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सो प्लीज़ काइंडली शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।